उत्तराखंड में चल रही राजनीति की, जो इन दिनों दो बड़े मुद्दों की धुरी बना हुआ है। दोनों ही मुद्दे सरकार और विपक्ष की खींचतान का कारण बने हुए हैं। पहला मुद्दा है मंत्रिमंडल का विस्तार, जिसे लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि इतने लंबे समय से मंत्रिमंडल में पद खाली पड़े हैं, लेकिन उन्हें भरा नहीं गया। आखिर इसका कारण क्या है? क्या सरकार के पास योग्य चेहरे नहीं है, या फिर अंदर ही अंदर खींचतान इतनी ज्यादा हो चुकी है कि नाम तय नहीं हो पा रहे हैं? दूसरा बड़ा मुद्दा यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के भांजे का वायरल वीडियो, जिसमें विक्रम सिंह राणा ने पुलिस पर लापरवाही और पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए आत्महत्या तक की धमकी दी है। मामला और गंभीर तब हो गया जब हरिद्वार सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी खुद इस पर दुख जताया और कहा कि ये गंभीर चिंता और गहरी जांच का विषय है। देहरादून पुलिस ने मामले की जांच सीओ मसूरी को सौंपने की बात कही है, लेकिन सवाल यही है कि क्या इतनी बड़ी राजनीतिक शख्सियत से जुड़ा मामला सिर्फ रूटीन जांच के हवाले कर दिया जाएगा, या जनता को भरोसा दिलाने के लिए सरकार और संगठन मिलकर जल्द कोई ठोस कदम उठाएंगे? और अब आपके सामने वो वायरल वीडियो भी रख देते हैं, जिसके आधार पर विपक्ष न केवल सरकार पर, प्रशासन पर सवाल उठा रहा है, बल्कि सत्ता पक्ष के अंदर ही लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रेम सिंह राणा, पुत्र श्री प्रेम सिंह राणा, मेरे साथ 18 करोड़ की धोखाधड़ी हुई है, जिसकी मैंने लिखित में शिकायत 19 दिसंबर 2025 को एसएसपी ऑफिस श्री अजय सिंह के यहाँ की हुई है, जिस पर कि आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 18 करोड़ टोटल मेरे अकाउंट से वाइट के पैसे जा रखे हैं, जो कि मैंने पुरकुल में साई इंफ्रा कंपनी की लैंड को खरीदने के लिए दिए थे, जिसमें से कुछ जमीन की रजिस्ट्री उन्होंने मेरे नाम कर दी, लेकिन बाकी नहीं कर रहे हैं। इसमें राजकुमार यादव, साई इंफ्रा कंपनी, पेटन विटनी और अवंता होल्डिंग्स इन्वॉल्व है। इन सब की शिकायत और नाम मैंने कप्तान को दे रखे हैं, लेकिन जिस पर अभी तक की उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और बार बार मुझसे ही पूछा जा रहा है कि ये पैसे किस लिए दिए गए। जब व्हाइट के पैसे मेरे गए हुए हैं तो बार बार मुझसे सवाल पूछे जा रहे हैं, और इन लोगों को अपने ऑफिस में बैठकर चाय पिलाई जाती है। ना तो कोई कार्रवाई की जा रही है, ना कोई रिपोर्ट दर्ज हुई है, ना कोई एफआईआर दर्ज हुई है। मुझको बार बार पुलिस द्वारा हैरेस भी किया जा रहा है। अब मेरे पास मरने के अलावा कोई और चारा नहीं है। अगर मेरी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मुझे भी वही काम करना पड़ेगा। अगर इस प्रदेश में मरने के बाद ही एफआईआर दर्ज होती है और पैसे वापस मिलते हैं तो फिर वही करना पड़ेगा। अतः मेरी कप्तान अजय सिंह से विनती है कि वो मेरी शिकायत पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें, अन्यथा मुझे भी अपनी जान देनी पड़ेगी। आजकल उत्तराखंड के सत्ता के गलियारों में काफी हलचल मची हुई है। ऐसा कहा जा रहा है कि राज्य के मुखिया ने मंत्रिमंडल के विस्तार के संकेत दिए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि जिसका स्वयं का सिंहासन 32 डामाडोल हो रहा हो, वो दूसरों को पद क्या बांटेंगे, और क्या कद्दू में तीर मार लेंगे? ये 5 पद अगर जो रिक्त हैं उनको भर भी लेंगे, क्योंकि जो 6 मंत्री ऑलरेडी हैं प्रदेश के अंदर, वो कौन सा कायाकल्प कर रहे हैं, या वो कौन सा विकास के मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं उत्तराखंड में? आप गणेश जोशी का विभाग लीजिए तो स्वयं मंत्री के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का गंभीर आरोप लग रहा है। सैन्य दाम घोटाला, उद्यान घोटाला, बड़े बड़े गंभीर आरोप सीबीआई ने लगाए हैं। उसके अलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में पैसों की बंदरबाट हो गई, मृतक किसानों के नाम पर पैसा चढ़ा दिया गया, ये भी एक बड़ी खबर है। तो वन विभाग संभाल रहे सुबोध उनियाल भी पीछे नहीं है। उनके विभाग में 7000 ऐसे पिलर लगा दिए गए हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, जो कहीं है ही नहीं, लेकिन उसका पैसे का भुगतान हो गया है। उधर अगर रेखा आर्या के विभाग की बात करें तो 5 महीने से राशन डीलरों के बकाया भुगतान ना होने की खबर आ रही है, और सितंबर का राशन उठाने से उन्होंने मना कर दिया। तो हर विभाग तो धामी सरकार में आकंठ डूबा हुआ है भ्रष्टाचार में। और वैसे ही राज्य जो है वित्तीय विकट संकट से जूझ रहा है। इतना अधिक विकट संकट है आर्थिक रूप से प्रदेश के ऊपर कि कर्मचारियों और अधिकारियों को देने के लिए प्रति माह जो है बाजार से लोन उठाना पड़ रहा है। तो ऐसे में ये उत्तराखंड राज्य को हाथ जोड़ रहे हैं, बख्श दीजिए। ये 5 पद जो रिक्त हैं इन्हें रिक्त ही रहने दीजिए, क्योंकि जो 6 मंत्री कद्दू में तीर नहीं मार पाए, वो ये 5 मंत्री बन के क्या कर लेंगे? इस तरह के काफ़ी केसेस आ रहे हैं।
ये बहुत गंभीर इशू है उत्तराखंड जैसी स्टेट के लिए, जहां ईमानदारी के लिए जाना जाता है, देवभूमि कहा जाता है। और इस तरह की जो बातें सामने आई हैं, ये जो आपने जिस पत्र का जिक्र किया, पिछले महीने जुलाई के 17 या 18 तारीख का, मैं इस तरह की घटनाएं और उसको गंभीरता से नहीं लेना, उसके कारण एक निराशा और हताशा का वातावरण बनता है। तीरथ सिंह जी का जो भांजा है वो हमको भी मामा बोलता है, क्योंकि हमने बहुत बाल्यकाल से उसको देखा है। तीरथ सिंह जी की बड़ी बहन यहीं गढ़ी कैंट में रहती थी, तो हमारा भी एक पारिवारिक रिश्ता नाता वहां पर रहा है। एक पूर्व मुख्यमंत्री जो विधानसभा में विधान परिषद में रहा, विधानसभा में रहा, मंत्री रहा, और उसको इस तरह से नॉन सीरियस वे में लेना बड़ा चिंता का विषय है। आज वो मेरे पास आए थे, ये गहरी जांच का विषय है। मेरे पास वो भी आए थे, कुछ लोग आज और भी आए थे जो इस तरह की पीड़ा से गुजर रहे हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से मुद्दा विहीन हो गई है और जिस तरह से वो प्रदर्शन कर रही है, उनका प्रदर्शन उत्तराखंड की जनता ने पहले ही उनको दिखा दिया है। चाहे निकाय चुनाव की बात करें, चाहे पंचायत चुनाव की बात करें, बुरी तरह से उनका प्रदेश के अंदर जनता ने सुपड़ा साफ कर दिया है। इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बौखलाहट को निकाल रहे हैं। और रही कानून व्यवस्था की बात, तो कांग्रेस पार्टी के नेता या कांग्रेस पार्टी कोई एक मामला ऐसा बता दे कि उन्होंने उस मामले में उस मुद्दे को उठाया, उस मामले को उठाया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से सुदृढ़ है और अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है, की गई है। और कोई भी अपराधी अभी तक अपने अपराध के चुनाव में उनको मात खानी पड़ी, उस बौखलाहट को दिखा रही है और जनता को भ्रमित। तो बेहद खास मुद्दा है, विपक्ष को मौका मिला है और इधर इन सब जिस तरीके से राजनीति यहाँ पर शुरू हो चुकी है, उसने कई सवाल खड़े किए हैं। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेश जोशी जी जुड़ रहे हैं। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। और बड़ा सीधा सा सवाल है साहब, विपक्ष दो सवाल महत्वपूर्ण पूछ रहा है। एक तो ये पूछ रहा है कि आखिर क्या बीजेपी के पास अब वो चेहरे, वो काबिलियत, वो गुणवान शख्सियत नहीं बचा जिसकी वजह से अभी तक जो विस्तार होना था मंत्रिमंडल का, पद जो खाली पड़े हैं वो भर नहीं पाया। दूसरी तरफ आपकी ही सरकार में लॉ एंड ऑर्डर का दम बहुत भरा जाता है, लेकिन यहां जो तस्वीर सामने आई है वो बिल्कुल अलहदा है। सुरेश जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि विपक्ष का काम जो है जनता की आवाज बनना, जनता के विषयों को जो है उठाना और सरकार के समक्ष रखना, और उन विषयों का सरकार के माध्यम से अगर निराकरण नहीं हो रहा है तो जनता के बीच में जाके जन आंदोलन करना, वहां भी अगर उनको मदद नहीं मिल रही है तो न्यायालयों में जाकर के अपनी बात को रखना, ये विपक्ष का मुझे लगता है कि एक काम है और विपक्ष को एक काम करना चाहिए। लेकिन आश्चर्य और ताज्जुब ये है कि देश के अंदर लोकसभा चलती है, कांग्रेस लोकसभा नहीं चलने देती है, विधानसभा उत्तर प्रदेश के अंदर चलती है, विधानसभा नहीं चलने देती है। जिस फोरम पे आपने अपने विषय को रखना चाहिए, आप उस फोरम को कभी नहीं रखते हो। आप सिर्फ देहरादून में अपनी सस्ती लोकप्रियता अर्जित करने के लिए 100, 200, 400 लोगों को इकट्ठा करके आप जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हो, क्योंकि अगर आप जब देहरादून में कोई भी कार्यक्रम करोगे तो मीडिया आपको कवरेज दे देगा। सिर्फ कवरेज के लिए आप कार्यक्रम करना चाहते हो। भाई, जो आपका दायित्व है, आपको प्रदेश की जनता ने विपक्ष में बैठने का दायित्व दिया है। जी, विपक्ष लाइमलाइट लेने के लिए, ठीक है, आप कह रहे हैं कि लाइमलाइट लेने के लिए काम कर रहा है, लेकिन जनता भी तो ये जानना चाहेगी ना कि आखिर जो खाली पड़े पद हैं वो क्यों नहीं भर पा रहे हैं। आप क्या वजह देखते हैं, क्या वजह है कि मंत्रिमंडल में अभी जो पद खाली पड़े हैं उनका विस्तार नहीं हो पा रहा है? दिक्कत कहाँ आ रही है? देखो, मैं पहली बात से बताऊं कि ये
जो प्रश्न आपने किया है, ये प्रश्न जो है कि पहली बात तो यह है कि मुख्यमंत्री जी का अपने मंत्रिमंडल के विस्तार का पूर्ण अधिकार मुख्यमंत्री जी के पास है। और ये प्रश्न जो है आपको मुख्यमंत्री जी से या संगठन के मुखिया महेंद्र भट्ट जी से अगर आप पूछते तो ज्यादा बेटर रहता। सुरेश जी, आप वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, आप सरकार का ही पक्ष रखने के लिए आपको आमंत्रण दिया गया है, तो आपसे उम्मीद की जाएगी कि कम से कम जनता के इस प्रश्न का जवाब तो जरूर आपकी तरफ से आए। वजह तो जरूर आप लोग जानते होंगे। सुन तो लीजिए, आपको वही प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ भाई। ये जो दायित्व है, मैंने बोला कि माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का, इसलिए मैंने बोला क्योंकि उनके संज्ञान में भी है और उनके उससे होना है। ये विषय तो एक आ गया। दूसरा, जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, संवैधानिक व्यवस्थाओं में कब और किस समय जो है कि मंत्रिमंडल का विस्तार करना है और कितने मंत्रियों को रखना है, कितनों को नहीं रखना है, ये विषय भी जो है पूर्ण रूप से सरकार के मुखिया का ही है। और जहां तक देखो, मैं अभी सुन रहा था, कांग्रेस के मित्रों को भी सुन रहा था कि वो बड़े बड़े आरोप लगा रहे थे, लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि जब से धामी जी की सरकार बनी है, क्या सरकारी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है? क्या प्रदेश के अंदर जो है गैस की आपूर्ति नहीं हो रही है? क्या पेट्रोल की आपूर्ति नहीं हो रही है? क्या युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है? क्या सड़कों का काम नहीं हो रहा है? क्या पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा पे काम नहीं हो रहा है? ये सारे काम जो है कि पिछली जो सरकारें थी या पिछले जो कार्यकाल थे, उनसे मुझे लगता है कि सारे लोग देख रहे होंगे, आप भी देख रहे होंगे, बहुत बड़ी मात्रा पे। सुरेश जोशी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि धामी सरकार के दौरान जिस तरह से काम हुआ, और इसीलिए धामी सरकार के फैसलों को लेकर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धाकड़ धामी कहा जाता है और हमने तो इस पर एक विशेष कवरेज भी की थी। लेकिन कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब जनता भी उम्मीद करती है कि अगर जनप्रतिनिधि के रूप में आपकी पार्टी को जनता जनार्दन का जनादेश मिला है तो उनका कम से कम उनके जवाब जरूर मिले। एक आपने कहा कि मंत्रिमंडल अभी विस्तार जो है, ये जिम्मेदारी, ये दायित्व मुख्यमंत्री का है, उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये भी है कि जो कहते हैं ना कि धुआं तभी उठता है जब आग लगी होती है। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि सरकार के अंदर ही, सत्ता पक्ष के अंदर ही दो खेमे बढ़ गए हैं। ये सिर्फ आरोप है या फिर इसके अंदर कुछ सच्चाई है? इस बात का जवाब मैं आपसे जरूर चाहूंगी। नहीं, देखो, पहली बात मैं बहुत साफ गोई से कहूं कि भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के जो भी डिसीजन होते हैं, वो सारे डिसीजन जो है सब लोग मिलजुल करके कहते हैं, सर्वमान्यता से डिसीजन होते हैं। इसलिए कहीं दूर दूर तक कोई भी ऐसा न गुट है, न कोई गुटबाजी है और न कोई खेमे है। हाँ देखो, अपनी अगर कोई माननीय सांसद हैं, कोई सरकार के माननीय मंत्रीगण हैं या विधायकगण हैं या कोई वरिष्ठ नेता हैं, अगर उनको लग रहा है कि भाई सरकार को ये काम इस समय करना चाहिए, तो वो अपना सुझाव देने के लिए संवैधानिक व्यवस्था के तहत स्वतंत्र हैं कि भाई अगर उनको लगता है कि भाई प्रदेश के अंदर ये विषय ऐसे होना चाहिए, ये विषय ऐसे होना चाहिए, तो निश्चित तौर पर देखो, ट्रांसपेरेंसी तो तभी आएगी कि जब हम लोग अपने विचार को सरकार तक पहुंचाएंगे, सरकार के मंत्रियों तक पहुंचाएंगे या केंद्र तक पहुंचाएंगे। तो इसलिए जो ये अगर कोई अपना विचार प्रकट कर रहा है, उसको गुटबाजी कहना या उसको जो है कि गुटबाजी में गुप्त कहना, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हो जाएगा। क्योंकि आगे अगर यहाँ पर तीरथ जी के भांजे के साथ जो हो रहा है और फिर जिस तरह से पुलिस इलाहवाली कर रही है, इस पर उम्मीद की जाए कि जल्द कार्रवाई होगी। सुरेश जी, देखो, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, मैंने भी वो वीडियो देखा जिसकी आप बात कर रहे हैं। उन्होंने जो पैसा है, वो पूरा पैसा जो है कि चेक के द्वारा, बैंक के द्वारा दिया है। यानी उनके पास जो पैसा है, वो पैसा उनका एक तरह से सुरक्षित है। जिसको भी उन्होंने दिया हुआ XYZ कौन वो आदमी मुझे मालूम नहीं। हाँ, ये बात भी जरूर है कि अगर वो उनके SSP पे गए और SSP ने उसको जिस त्वरित गति से उसको कार्रवाई करनी चाहिए थी, अगर वो नहीं किए तो वो भी गलत है। दोनों विषय हैं। देखो, उनका पैसा तो उनको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जब वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि मैंने बैंक ट्रांजैक्शन से पैसा दिया है, तो बैंक ट्रांजैक्शन से दिया हुआ पैसा कोई भी व्यक्ति उनका रोक नहीं सकता। उसको धामी सरकार में न्याय की आस है और इसीलिए शायद ये सवाल पूछा गया था। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी, आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया।